हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अकरम। आज हम बात करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। आपने अक्सर सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा रिलायबल है, फ़लाँ मशीन बड़ी रिलायबल है, फ़लाँ इंक बड़ी रिलायबल है। तो रिलायबल से क्या मुराद है? रिलायबल से मुराद ये है कि कोई शख्स या कोई चीज़ जो हर वक्त आपका साथ दे, हर मुश्किल में आपका साथ दे और हमेशा आपके साथ कंसिस्टेंट रहे, हमेशा आपको सेम रिजल्ट्स दे। तो रिलायबिलिटी से क्या मुराद है? रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि जब भी आप सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन एटीट्यूड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए या कोई भी सोशल फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई क्वेश्चनेयर डेवलप करें या कोई ऑब्जर्वेशन करें या कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, तो वो क्वेश्चनेयर, वो ऑब्जर्वेशन या वो एक्सपेरिमेंट जो है, अगर आप दोबारा से कंडक्ट करें तो ओवर द पीरियड जो है वो आपको सेम रिजल्ट्स दे, वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे। फर्ज करें एज ए रिसर्चर मैं एक रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहा हूँ चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। तो चाइल्ड अब्यूज़ के फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने के लिए मैं एक क्वेश्चनेयर डेवलप करता हूँ 25 आइटम्स का। फ़र्ज़ करें वो क्वेश्चनेयर मैं उन बच्चों पर अप्लाई करता हूँ जिनके साथ बचपन में फ़िज़िकल अब्यूज़ हुआ है। वो क्वेश्चनेयर अप्लाई करने के बाद मैं उस क्वेश्चनेयर की स्कोरिंग करूँगा। तो फ़र्ज़ करें कि एक बच्चे के स्कोर जो हैं उस क्वेश्चनेयर को अप्लाई करने के बाद उस क्वेश्चनेयर में 12 आते हैं। तो अगर तो उस बच्चे के स्कोर तकरीबन हमेशा 12 या इसके राउंड अबाउट आएंगे तो मैं उस क्वेश्चनेयर को रिलायबल कह सकता हूँ। चले एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप में से सब लोग लाइफ में कम से कम एक बार तो एग्जाम जरूर दे चुके होंगे। फर्ज करें आज आपका सोशल रिसर्च का एग्जाम है और उस एग्जाम में आपसे 40 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। वो एग्जाम एक क्वेश्चनेयर पर मुश्तमिल है जिसमें 40 एमसीक्यूज हैं। आपकी पूरी क्लास वो एग्जाम देती है। उस क्वेश्चनेयर की स्कोरिंग करने के बाद आपका इंस्ट्रक्टर ये डिक्लेयर करता है कि आपकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 35 हैं और दूसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट के मार्क्स 33 हैं, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट के मार्क्स 31 हैं और आपके मार्क्स 25 है। अब आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आप दोबारा अपनी रिसर्च की बुक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। अगर वही क्वेश्चनेयर आपको 4 हफ्तों बाद दिया जाए तो आइडियली ये होना चाहिए कि आपकी क्लास में जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके हाईएस्ट मार्क्स रहें, जिसकी सेकंड पोजीशन है उसकी सेकंड पोजीशन रहे और जिसकी थर्ड पोजीशन है उसकी थर्ड पोजीशन रहे और आपके मार्क्स भी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इनमें से कोई एक हो। अगर तो आपके मार्क्स 25 के राउंड अबाउट रहें और जिसके क्लास में हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके हाईएस्ट रहें तो वो क्वेश्चनेयर जो है वो रिलायबल है। लेकिन अगर जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे दोबारा टेस्ट लेने पर वो फेल हो जाए और जो फेल हुआ है दोबारा टेस्ट लेने पर उसके हाईएस्ट मार्क्स आ जाएं तो वो क्वेश्चनेयर रिलायबल नहीं होगा। मैं दोबारा मेंशन कर दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप दोबारा अपनी बुक को हाथ मत लगाएं, यानी कि आप घर जाकर क्वेश्चंस के आंसर्स मत देखें। अगर तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स घर जाकर देख लेंगे तो जाहिर सी बात है 4 हफ्ते बाद आप उनके आंसर्स सही देंगे। इसी तरह आइडियली तो ये होना चाहिए कि अगर आपके पहली बार 25 स्कोर आए हैं तो दूसरी बार भी 25 आए और जिसके पहली बार 30 आए हैं उसके दूसरी बार भी 30 आए, तब उस क्वेश्चनेयर की रिलायबिलिटी हाईएस्ट होती है। लेकिन चूंकि हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं इसीलिए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। फर्ज करें कि आपने पहली बार जब क्वेश्चनेयर फिल किया था तो आप बिल्कुल पुरसुकून थे और आप आराम से उस क्वेश्चनेयर को हल कर रहे थे। लेकिन दूसरी बार क्वेश्चनेयर को हल करते वक्त आपने शायद ब्रेकफास्ट ना किया हो या फिर हो सकता है कि आपको जल्दी हो या उस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो या इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो वर्क कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। इन अदर वर्ड्स रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चनेयर, कोई ऑब्जर्वेशन या कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो अगर तो वो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रिजल्ट्स देगा
सेम कंक्लूजन्स देगा तो हम कह सकते हैं कि वो क्वेश्चनेयर, वो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट जो है वो रिलायबल है। और अगर वो क्वेश्चनेयर पहली बार कुछ रिजल्ट्स दे रहा है, दूसरी बार अप्लाई करने पर कुछ रिजल्ट्स दे, तीसरी बार अप्लाई करने पर कुछ और रिजल्ट्स दे, तो वो क्वेश्चनेयर अनरिलायबल होगा। रिलायबिलिटी की अमूमन 3 टाइप्स हैं: स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी और इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी। इसी तरह रिलायबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, जिनमें से 3 मोस्ट फेमस मेथड्स जो हैं वो हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड, अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड एंड स्प्लिट हाफ मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स की। तो पहली टाइप है स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी। स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चनेयर, कोई ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट जो आप कंडक्ट कर रहे हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रिजल्ट्स दे। स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी में हमारा मेजर फोकस जो है वो टाइम पर होता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आपका मेजरमेंट टूल जो है वो सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर तो आपका क्वेश्चनेयर जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा तो आपका क्वेश्चनेयर जो है उसमें स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी मौजूद है। फर्ज करें कि आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो अगर तो आप वो एक्सपेरिमेंट कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद दोबारा अप्लाई करते हैं उसी पॉपुलेशन पर, तो अगर तो वो रिजल्ट सेम प्रोड्यूस करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट जो है उसमें स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी है। और अगर तो उस एक्सपेरिमेंट में जिस शख्स ने पहली बार कुछ बिहेवियर शो किया था, दूसरी बार वो कुछ और कर दे, तीसरी बार वो कुछ और कर दे, तो उस एक्सपेरिमेंट में स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी नहीं होगी। इन अ नटशेल स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी डील करती है टाइम पीरियड से, यानी कि आप जो भी क्वेश्चनेयर अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च कंडक्ट जो कर रहे हैं, उसका जो टूल है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उन्हीं पीपल पर अप्लाई करने से सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता हो। लेट्स मेक इट मोर सिंपल। फर्ज करें मेरा गला ख़राब है, तो यहाँ पर बैठकर मुझे अचानक ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस पत्ते को खा लूँ, तो हो सकता है कि मेरा गला ठीक हो जाए। इस पत्ते को खाने के बाद वाकई मेरा गला ठीक हो जाता है। अब कुछ दिन बाद मेरा गला दोबारा ख़राब होता है और मैं सोचता हूँ क्यों ना उसी गार्डन में जाकर उसी पत्ते को खा लिया जाए। तो अगर यहाँ आकर मैं दोबारा इस पत्ते को खाता हूँ और दोबारा मेरा गला ठीक हो जाता है, तो ये पत्ता जो है ये स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी रखता है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा गला ठीक कर रहा है। और उसके बाद कुछ सालों बाद मैं फिर आकर इस पत्ते को खाता हूँ और मेरा गला ठीक हो जाता है, तो मेरा भरोसा इस पत्ते पर और बढ़ जाएगा। ये स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी और ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की रखेगा और मेरा यकीन बढ़ जाएगा कि इस पत्ते में, इस टूल में जो है स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी है। और अगर कुछ अरसा बाद इस पत्ते को दोबारा खाने से मेरा गला मज़ीद ख़राब हो जाता है, तो इसमें स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी नहीं होगी। इन अ नटशेल स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी डील करती है टाइम पीरियड से, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जो इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजरमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो आपको रिलायबल रिजल्ट्स दे, आपको सेम रिजल्ट दे, कंसिस्टेंट रिजल्ट दे। जब भी रिलायबिलिटी की बात होती है आपके माइंड में सबसे पहले वर्ड आना चाहिए कंसिस्टेंट, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। तो स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देगा तो वो स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी रखता है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी की। रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो किसी मेजरमेंट पर सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं एक क्वेश्चनेयर डेवलप करता हूँ किसी की एज जानने के लिए, तो अगर तो उस क्वेश्चनेयर में मर्द और औरत जो 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अपनी सही एज लिखेंगे, तो मैं मान लूँगा कि इस टेस्ट की या इस क्वेश्चनेयर की रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी है। और अगर वो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनमें एरर रेट डिफरेंट होगा,
तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी नहीं है। बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी जो है वो इस चीज़ से डील करती है कि अगर एक क्वेश्चन को या एक इंडिकेटर को डिफरेंट पॉपुलेशंस पर, डिफरेंट सब ग्रुप्स पर अप्लाई किया जाए तो क्या वो सेम चीज़ डिलीवर कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं किसी से एक क्वेश्चनेयर में उसकी एजुकेशन के बारे में पूछता हूँ, तो अगर तो मेरे क्वेश्चनेयर में रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी है तो हर बूढ़े शख्स को, हर जवान शख्स को, हर मर्द को, हर औरत को और डिफरेंट रेसेस को अपनी ट्रू एजुकेशन रिवील करना ही होगी अगर मेरे क्वेश्चनेयर में रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी है। और अगर मेरे क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी नहीं है तो डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं मेरे उस क्वेश्चन को डिफरेंटली परसीव करेंगे और उसका डिफरेंट आंसर देंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी जो है वो बेसिकली डील करती है इस चीज़ से कि आया कि मेरा जो बनाया हुआ इंडिकेटर है, मेरा जो बनाया हुआ क्वेश्चन है, वो सब ग्रुप जो हैं वो एक ही तरह से उसको लेते हैं, एक ही तरह से उसको अंडरस्टैंड करते हैं और एक ही तरह से उसको आंसर करते हैं, एक ही तरह से उसको अंडरस्टैंड करते हैं, या वो डिफरेंटली उस क्वेश्चन को परसीव करते हैं। तो अगर तो डिफरेंट ग्रुप्स जो उस क्वेश्चन को एक ही तरह से परसीव करेंगे तो मेरे उस क्वेश्चनेयर की रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी जो है वो हाई होगी। और अगर मेरे उस सवाल का मतलब बूढ़ों के लिए कुछ और निकल रहा है, जवानों के लिए कुछ और निकल रहा है, मर्दों के लिए कुछ और निकल रहा है, औरतों के लिए कुछ और निकल रहा है, डिफरेंट रेसेस के लिए उसका मतलब डिफरेंट है, तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी जो है वो लो होगी। इसके अलावा ये वेरीफाई करने के लिए कि किसी इंडिकेटर की रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी है या नहीं, हम सब ग्रुप एनालिसिस भी करते हैं, जिससे ये वेरीफाई होता है कि आया कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो उस इंडिकेटर को एक ही तरह से परसीव करते हैं या हर ग्रुप उस इंडिकेटर को डिफरेंटली परसीव कर रहा है। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी की। इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि आपने जो डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं किसी एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए, वो तमाम इंडिकेटर जो हैं उसी सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। फर्ज करें कि मैं कैंसर के मरीज की फिजिकल वेल बीइंग को जानना चाहता हूं और उसके लिए मैं 4 आइटम्स या 4 क्वेश्चंस डेवलप करता हूं और वो चारों क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं, एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। तो कैंसर के मरीज को चाहिए कि अगर वो मेरे पहले क्वेश्चन से एग्री कर रहा है तो वो मेरे दूसरे क्वेश्चन से भी एग्री करे, वो मेरे तीसरे क्वेश्चन से भी एग्री करे और मेरे चौथे क्वेश्चन से भी एग्री करे, क्योंकि वो चारों क्वेश्चन कोई एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं। लेट्स मेक इट मोर सिंपल। फर्ज करें कि मैं ये जानने के लिए कि आप इस यूनिवर्सिटी में खुश हैं या नहीं, 2 क्वेश्चंस पर मबनी एक क्वेश्चनेयर बनाता हूँ। पहले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं कि आर यू सेटिस्फाइड इन दिस यूनिवर्सिटी, उससे आप एग्री कर रहे हैं। और दूसरे क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं कि आर यू हैप्पी इन दिस यूनिवर्सिटी, उससे भी आप एग्री कर रहे हैं। अगर तो आप दोनों क्वेश्चन से एग्री कर रहे हैं तो इसकी इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी है। लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चन से तो एग्री कर रहे हैं कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी में सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से डिसएग्री कर रहे हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में हैप्पी नहीं हूँ, तो उसकी इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी में हम एक कंस्ट्रक्ट से मुतल्लिक काफ़ी आइटम्स बनाते हैं, 2, 4, 6, और चेक करते हैं कि आया के जो सब्जेक्ट है वो इन तमाम इंडिकेटर से एग्री करता है या नहीं। अगर तो वो तमाम इंडिकेटर से एग्री करता है या डिसएग्री करता है तो उसकी रिलायबिलिटी है। लेकिन अगर वो कुछ इंडिकेटर से एग्री कर रहा है और कुछ से डिसएग्री कर रहा है तो उसकी इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात पर कायम ही नहीं है। कभी वो कह देता है कि हाँ ऐसा है और कभी वो कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी इंटरकोडर रिलायबिलिटी की तरह है। मतलब ये कि डिफरेंट कोडर जो हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं या डिफरेंट रेटर्स जो हैं वो कोई एक चीज़ से एग्री कर रहे हैं। अगर तो तमाम ऑब्जर्वर्स, कोडर या रेटर एक चीज़ से एग्री कर रहे हैं तो उसकी इंटरकोडर रिलायबिलिटी होगी। और अगर कुछ ऑब्जर्वर कुछ कह रहे हैं और कुछ ऑब्जर्वर उसी सोशल फिनोमिनन के बारे में कुछ और कह रहे हैं तो उसकी इंटरकोडर रिलायबिलिटी नहीं होगी। तो किसी भी क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट की इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी को हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए जान सकते हैं।
इसके लिए अमूमन हम क्रोनबेक अल्फा यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे रिलायबिलिटी को वेरीफाई करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, जिसमें हम एक ही टेस्ट को 2 या 2 से ज़्यादा बार अप्लाई करते हैं सेम सब्जेक्ट्स पर और देखते हैं कि उन सब्जेक्ट्स का स्कोर जो है वो उतना ही है लगभग या फिर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अगर तो एक ही इंस्ट्रूमेंट को उन्हीं सब्जेक्ट्स पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अप्लाई करने के बाद स्कोर लगभग सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि वो क्वेश्चनर या वो इंस्ट्रूमेंट जो है रिलायबल है। और अगर पहली बार स्कोर कुछ और है, दूसरी बार कुछ और है, तीसरी बार बिल्कुल कुछ और है, तो वो रिलायबल नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड। अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड में हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं और उसी क्वेश्चनर की तरह का एक और क्वेश्चनर बनाते हैं। फर्ज करें कि आपका एक सोशियोलॉजी का पेपर है। सोशियोलॉजी के पेपर में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे सोशियोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कल्चर के बारे में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे डिविएंस के बारे में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन आपसे ग्रुप्स के बारे में पूछा गया है और पांचवा क्वेश्चन आपसे सोशल रिसर्च के बारे में पूछा गया है। तो ये 5 क्वेश्चन पूछने के बाद हम इसी पेपर की बैक साइड पर 5 और सवाल पूछेंगे। ये 5 सवाल इन 5 सवालों की हूबहू कॉपी नहीं होंगे, लेकिन होंगे इन्हीं की तरह। यानी कि यहाँ पर भी हम पहला सवाल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पूछेंगे, दूसरा सवाल हम कल्चर के बारे में पूछेंगे, तीसरा सवाल हम डिविएंस के बारे में पूछेंगे, चौथा सवाल हम ग्रुप्स के बारे में पूछेंगे और पांचवा सवाल हम सोशल रिसर्च के बारे में पूछेंगे। और इस तरह हम इक्विवेलेंस फॉर्म बनाकर भी रिलायबिलिटी को जान सकते हैं। इक्विवेलेंस फॉर्म बनाने के पीछे यही मकसद है कि उसी तरह के सवाल उसी वक्त पूछ लिए जाएं ताकि टेस्ट रीटेस्ट मेथड में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। टेस्ट रीटेस्ट में अमूमन हम 4 हफ्तों बाद या 5 हफ्तों बाद या महीने बाद जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हो सकता है कि उस वक्त तक बंदे की लर्निंग इंक्रीज हो चुकी हो या उसी क्वेश्चन को फिल करने के बाद दोबारा बंदा बोर हो सकता है जब दोबारा वही क्वेश्चन दिया जाए, या हो सकता है कि दूसरी बार वो सब्जेक्ट मिले ही ना, या उनकी सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशंस में तब्दीली आए जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट उस टेस्ट पर भी हो सकता है। इसीलिए टेस्ट रीटेस्ट मेथड से होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड को यूज किया जाता है, जिसमें एक ही वक्त में 2 डिफरेंट फॉर्म्स पर लिखे गए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है जो कि एक ही कॉन्स्ट्रक्ट से मुतालिक होते हैं। तीसरे नंबर पर स्प्लिट हाफ मेथड है। स्प्लिट हाफ मेथड में हम क्वेश्चंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। यानी कि अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो 5 क्वेश्चंस एक तरफ और 5 क्वेश्चंस एक तरफ, और फिर उन क्वेश्चंस का आपस में कोरिलेशन देखा जाता है, उनकी एसोसिएशन देखी जाती है और जाना जाता है कि आया कि ये दोनों क्वेश्चंस के दरमियान एसोसिएशन है या कोरिलेशन है। जितना ज्यादा कोरिलेशन या एसोसिएशन होगी उतना ही वो टेस्ट या वो एटम्स रिलायबल होंगे, और जितनी कम एसोसिएशन होगी उतना ही कम रिलायबल वो टेस्ट होगा। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के कई तरीके हैं। अमूमन हम ऑड आइटम्स को एक तरफ कर देते हैं और इवन आइटम्स को एक तरफ कर देते हैं और उसके बाद उनकी आपस में एसोसिएशन चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे कि रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें तमाम कॉन्स्ट्रक्ट्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा, उनको कॉन्क्रीटली एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना होगा ताकि हम रिलायबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकें। दूसरे नंबर पर हमें हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट को यूज करना होगा, यानी कि नॉमिनल या ऑर्डिनल नहीं बल्कि इंटरवल या रेशियो स्केल को यूज करना होगा हाई रिलायबिलिटी गेन करने के लिए। इसके अलावा हमें एक ही वेरिएबल के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए, और कोई भी टेस्ट को ट्रू पॉपुलेशन पर अप्लाई करने से पहले उसकी पायलट स्टडीज कर लेनी चाहिए, यानी कि उसको पहले एक बार पॉपुलेशन पर अप्लाई करके देख लेना चाहिए और उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मुतालिक पास्ट में कोई स्टडीज हो चुकी हैं। अगर हाँ तो आप उनका क्वेश्चनर यूज कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल रिलायबिलिटी से मुराद है कंसिस्टेंसी, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका इंस्ट्रूमेंट जो है आपको सेम या कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। रिलायबिलिटी में स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी जो है इसकी मेजर टाइप्स है। स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी में हम देखते हैं कि क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा इंस्ट्रूमेंट सेम रिजल्ट्स दे रहा है। स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी को जानने के लिए हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड या अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड को यूज कर सकते हैं।
उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी। रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी में हम ये देखते हैं कि क्या डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो हमारे इंडिकेटर्स या हमारी आइटम्स या हमारे क्वेश्चंस को सेम तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद है इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी। इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी में हम एक ही कॉन्स्ट्रक्ट से मुतालिक डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंट इंडिकेटर्स पर स्कोर सेम है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी को हम स्प्लिट हाफ मेथड के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं।